हेलो गाइस। आज मैं आपको अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के बारे में बताऊंगा। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आपको पता है कि ये लिवर में बनते हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड इन द लिवर और इनको हम C1 या C2 C3 इन नामों से जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट नंबर 1, कॉम्प्लीमेंट नंबर 2, 3 अप टू C9। ये डिफरेंट किस्म के कॉम्प्लीमेंट्स हैं और ये प्रोटीन्स ब्लड में होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में, इन्हें लिम्फ के अंदर भी होते हैं और तकरीबन तमाम जो टिश्यू फ्लूइड्स हैं उनके अंदर भी ये पाए जाते हैं और इन तमाम जगहों पे ये जो है इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं। यानी ये एक्टिव फॉर्म इनका नहीं होता। इननेट इम्यून सिस्टम का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये एक्टिवेट होते हैं तीन मैकेनिज्म से। पहला मैकेनिज्म उसके अंदर अल्टरनेटिव पाथवे है जिसमें पैथोजन बाय इटसेल्फ जो है वो एक्टिवेट करता है इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को। और ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स फिर जो है ऑप्सोनाइजेशन में काम आते हैं या जो है मतलब ये डायरेक्टली जाके पैथोजन के ऊपर लग जाते हैं और उसके अंदर उसके मेम्ब्रेन की इंटेग्रिटी को कंप्रोमाइज कर देते हैं और इसी तरह पैथोजन जो है वो किल हो जाता है। तो सबसे पहले कि ये जो अल्टरनेटिव पाथवे ये इनिशिएट किस तरह होता है प्लाज्मा या ब्लड के अंदर, ये आप देख रहे हैं। दिस इज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन 3। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि यहाँ से ही सारा किस्सा शुरू होता है। क्योंकि प्लाज्मा या ब्लड के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है वो एक्वस होता है। इसका मतलब ये है कि वाटर वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ये वाटर जो है इस कॉम्प्लीमेंट नंबर 3 के अंदर एक थायो ईस्टर बॉन्ड छुपा होता है यहाँ पे इस जगह पे। ये थायो ईस्टर बॉन्ड जो है थोड़ा सा एक्सपोज हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जो है, क्योंकि वो एक बड़ा जो है मतलब न्यूक्लियोफाइल होता है, बड़ा एक्टिव है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो वाटर मॉलिक्यूल को वो अपने साथ जो है वो बाइंड कर लेता है। इसको हम IC3 कहते हैं। जब ये वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड कर लेता है तो फैक्टर बी जो कि अनदर कॉम्प्लीमेंट है जो येलो में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये फैक्टर बी जो है इसके बॉन्डिंग के लिए जो है मतलब इसके अंदर ये कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर ऐसी कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस हो जाती है कि ये फैक्टर बी को बाइंड कर लेता है। और फैक्टर बी जब इसके साथ बाइंड कर जाता है तो उसके अंदर भी कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाती है और वो उसमें इस तरह का आप ये ग्रूव इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक और फैक्टर के बाइंडिंग के लिए इसमें जगह बन जाती है जो कि है फैक्टर डी। ये फैक्टर बी डी आके यहाँ पे लग जाता है और यहाँ पे लग के ये फैक्टर बी को जो कि IC3 यानी हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ C3 के साथ जो है जो फैक्टर बी लगा हुआ है उसको स्प्लिट कर लेता है दो पार्ट्स में। एक बिगर पार्ट है जिसको हम बी बी कहते हैं और एक स्मॉलर पार्ट जिसको हम बी ए कहते हैं। अब ये हमारे पास एक C3 कन्वर्टेज एंजाइम जो है वो बन गया है जिसमें IC3 यानी ये कॉम्प्लीमेंट नंबर 3 विद दिस वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड और ये जो बी बी है फैक्टर बी का जो बड़ा पार्ट है ये C3 कन्वर्टेज है। यानी ये कॉम्प्लीमेंट नंबर 3 को कन्वर्ट करने का एक जो है उसकी एक मशीनरी आपके पास बन गई है। तो ये कॉम्प्लीमेंट नंबर 3 तो फिर इसके सराउंडिंग में जहां पे भी होगा उसको पकड़ेगा और जिस तरह के यहाँ पे इस कॉम्प्लीमेंट नंबर 3 को इसने जो है मतलब यहाँ पे आके पकड़ लिया है और इस कॉम्प्लीमेंट नंबर 3 को स्प्लिट कर लेता है दो पार्ट्स में। एक स्मॉलर पार्ट है जिसको C3A कहते हैं और एक इसका बिगर पार्ट है जिसको C3B कहते हैं। ये जो इसका बिगर पार्ट है ये पैथोजन के सरफेस के ऊपर कोवैलेंटली अटैच हो जाता है थ्रू द थायोईस्टर लिंकेज, जो कि यहाँ पे फुली एक्सपोज हो जाता है। जब कॉम्प्लीमेंट नंबर 3 को आप यहाँ से स्प्लिट करते हैं तो इसका जो थायोईस्टर लिंकेज है वो C3B जो बिगर पार्ट है इसमें कंप्लीटली एक्सपोज हो जाता है और वो यहाँ पे आके जाके पैथोजन के सरफेस के ऊपर जो है ये लग जाता है। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। यानी पैथोजन के सरफेस के ऊपर ही सारा कुछ हो रहा है और ये कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर फिक्स हो जाता है। अब ये फिक्सेशन किस किस लिए हुई? ये जो हाइड्रेटेड फॉर्म है C3 का या ये जो हाइड्रेटेड फॉर्म है जिसको IC3B भी हम कहते हैं C3 कन्वर्टेज का, ये एक स्टेबल C3 कन्वर्टेज नहीं होता।
स्टेबल C3 कन्वर्टेज पैथोजन के सरफेस के ऊपर ही बनेगा, और उसके लिए C3 भी यहाँ पे जो है मतलब उसका परमानेंटली अटैच होना या कोवेलेंट लिंकेज के जरिए अटैच होना वो जरूरी है। तो ये यहाँ पे लग गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे C3b जब लग जाता है तो C3b फैक्टर बी को जिस तरह के उसने यहाँ पे बाइंड किया था, यहाँ पे भी फैक्टर बी उसके साथ बाइंड कर जाता है, उसके अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस हो जाती हैं, और फैक्टर डी आके जो है मतलब उसी तरह ही फैक्टर बी को कट कर लेता है इनटू स्मॉलर पार्ट एंड बिगर पार्ट। ये जो आप देख रहे हैं इनको कट कर लेता है, और कट करने के बाद फिर जो बिगर पार्ट है वो C3b के साथ अटैच हो जाता है। अब ये है स्टेबल C3 कन्वर्टेज, क्योंकि ये इस C3b जो कि पैथोजन के सरफेस के साथ अटैच हो गया है कोवेलेंट लिंकेज के जरिए, इसके जरिए फैक्टर बी का बड़ा पार्ट जो है मतलब इसके साथ मिल गया है, और ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर या एक स्टेबल मशीनरी आपके पास एक जगह पे लग गई है। इसका काम अब ये होगा कि जितने भी C3 होंगे उनको वो उन C3 को जो है मतलब वो अट्रैक्ट करेगा, पकड़ेगा, वो उसके साथ अटैच होंगे, उसको वो यहाँ से स्प्लिट करेगा, उनके थाई ईस्टर्न लिंकेजेस जो है एक्सपोज करके उन सारे C3b's को इसी तरह जो है मतलब वो पैथोजन के सरफेस के ऊपर लगाएगा, और जो स्मॉलर पार्ट्स है वो उनसे अलग करेगा। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्स पैथोजन के सरफेस के ऊपर लगे हैं इसको हम लेबलिंग या टैगिंग कहते हैं, कि पैथोजन जो है बैक्टीरिया है उसके ऊपर ये लग गए हैं, तो उसकी पहचान आसान हो जाती है इम्यून सेल्स के लिए, क्योंकि इन ये जो C3 भी है इसके रिसेप्टर इम्यून सेल्स के ऊपर होते हैं, तो वो उसको रेडली अपटेक कर सकता है, ऑप्सोनाइजेशन हो सकती है। जबकि ये जो C3a है ये कीमो अट्रैक्टेंट के तौर पे काम होता है, यूज होता है, जिस तरह के मैक्रोफेज CXCL8 जो है वो कीमो अट्रैक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करता है ताकि न्यूट्रोफिल्स जो है वो आ जाए साइट ऑफ इन्फेक्शन पे। इसी तरह C3a भी इस काम के लिए यूज होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये फिक्सेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन हो गई पैथोजन के सरफेस के ऊपर। फॉर इंस्टेंस ये बैक्टीरियम है, ये इसका सरफेस है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इस बैक्टीरियम के साथ ये C3b जो है यहाँ पे लग गए हैं इस बैक्टीरियम के ऊपर, और C3b जब लग जाते हैं तो ये मैक्रोफेज का सेल है, ये मैक्रोफेज है। इस मैक्रोफेज के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं CR1 रिसेप्टर्स। ये CR1 रिसेप्टर्स स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं इन C3b के साथ, यानी मैक्रोफेज के ऊपर इसकी रिकग्निशन के रिसेप्टर हैं। यहाँ पे आके आप देख रहे हैं कि ये इसको बाइंड कर लेता है, फिर ये इसको इंटरनलाइज कर लेता है, और इस तरह ये फेगो लाइसोसोम जो है या यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बन गया, फेगोसोम बन गया, और फिर ये जो लाइसोसोम इस मैक्रोफेज के अंदर है वो इसके साथ फ्यूज हो जाते हैं जिस तरह की यहाँ पे आप देख रहे हैं, और बैक्टीरिया को कंप्लीटली डिग्रेड कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑप्सोनाइजेशन, यानी फेगोसाइटोसिस है, और वो इन रिसेप्टर्स को के जरिए इनहेंस हो गया है, कि जब टैगिंग हुई C3b की तो ये प्रोसेस इनहेंस हो गया, इसको हम कहते हैं कि ये है ऑप्शनाइजेशन। सो दिस वाज अल्टरनेटिव पाथवे, उसका एक पार्ट ऑप्शनाइजेशन। और नेक्स्ट में फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये तो हमने C3 की बात की कि C3 की फिक्सेशन किस तरह होती है और ऑप्शनाइजेशन कैसे उससे आगे बढ़ती है, C3 कन्वर्टेज किस तरह बनता है। तो नेक्स्ट जो दूसरे कॉम्प्लीमेंट्स हैं यानी C5 से लेके आके C9 तक वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं, और कैसे जो है पैथोजन को डायरेक्टली टारगेट किया जाता है उसके जरिए, तो वो फिर मैं नेक्स्ट उसमें आपको बताऊंगा इंशाल्लाह।